तो आज अपन क्या करेंगे, पहले मैं क्विकली एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन का रिकैप देता हूँ, ठीक है? रिकैप नहीं, सॉरी, अपन एक काम करते हैं, जो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस खोलो जरा। मैं जो अभी पहले क्वेश्चन नंबर 37 खोलो, करो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर क्या है? 134, पेज 134। सबको पहले तो मुझे तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कि ऐसे एक ब्लॉक को छोड़ा है, 1 मीटर हाइट है, ये ऐसे आया और फिर यहाँ पे क्या रफ सरफेस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इधर से आएगा, इधर स्पीड आएगा उसको, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन, और ये रुक जाएगा। लेकिन कहाँ पे फ्रिक्शन? इधर ही है, सिर्फ इधर फ्रिक्शन नहीं है, तो कहां पे आके रुकेगा? कहां पे आके रुकेगा, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें हिंट दे रहा हूं मैं, इसको इनिशियल मानो कंडीशन, इसको क्या मानो? फाइनल। कोई बोलेगा कि सर अंदर में इधर वेलोसिटी v निकालता हूं और फिर यहां पे मैं काइनेमेटिक्स लगाता हूं, तो आप क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हो। मैंने क्या बोला? एकदम सिंपल, डायरेक्टली क्या करो? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय क्या? ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन। तो कौन से फोर्सेस है इसमें बताओ? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब मैं ध्यान में रखना, अभी जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हो और सब कुछ, तो काइनेमेटिक्स को बाजू में रखने का, काइनेमेटिक्स नहीं लगाना। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो आता है क्या, हो गया तो डायरेक्टली आ गया ना। काइनेमेटिक्स लगाओगे तो वापस आप, अभी तो आगे आगे जा रहे हैं ना हम लोग मैकेनिक्स में। अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, यहां से यहां पे आएगा तो mg h। mg की वैल्यू कितनी दी थी? 10। h कितना है? 1। तो इसमें mg मतलब 10 इंटू क्या? 1 प्लस या माइनस? प्लस। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है यहाँ पे। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है इस केस में? 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल हो गया 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन तो है ही नहीं। फ्रिक्शन कहां पे है? इधर। तो क्या आएगा आंसर? माइनस क्या? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स ना, ये तो फ्रिक्शन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है निकालना है, ये तो निकालना है ना कितने, तो एस को एस कर रखते, ये मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। म्यू इंटू एन कितना होता है वैसे? 0.2 इंटू एम जी इज इक्वल टू 10 ना, तो 0.2 इंटू 10 कितना? 2। तो ये जो पूरा का पूरा ये कितना लिखेंगे अपन? 2। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? 10 इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू एस। तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एस। तो एस की वैल्यू कितनी? 5। तो एस की वैल्यू 5। सिर्फ एक वर्क एनर्जी थ्योरम, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? सेकंड मेथड इसकी क्या होगी? क्या होती? थोड़ी सी लंबी मेथड। यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के यहां क्या निकालो? स्पीड, वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी निकालने के बाद यहां से यहां पे जब जा रहा है तो डिसेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन से इनिशियल वेलोसिटी इधर, फाइनल वेलोसिटी म्यू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से आप निकाल सकते हो। बट वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 तो मैंने ऑलरेडी किया था क्लास में, आपको याद होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 करो, 40। क्वेश्चन नंबर 40। एक मिनट सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सिर्फ एक मिनट इधर देखो, मुझे क्विकली याद दिलाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? प्लस माइनस क्या? mg h। h क्या होता है? हाइट। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होता है? पर नीचे वाला सरफेस क्या है? फिक्स्ड। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है? 0। वर्क डन बाय टेंशन कौन से केस में 0 होता है? सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? प्लस माइनस हाफ क्या एक्स करो, कब प्लस कब माइनस? जो स्प्रिंग क्या कर रही है? सपोर्ट। और कोई स्प्रिंग ऐसे और कोई आके ब्लॉक ऐसे टकरा है तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग क्या करेगी? अपोज। तो प्लस एंड माइनस, बस इतना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखने का? इनिशियल एंड
फाइनल लिखने का, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने का और आंसर सॉल्व करने का। अभी ये भी क्वेश्चन नंबर 40 करो, 40 क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 40। अब यहां पे देखो, किसी का हुआ क्या क्वेश्चन? अभी ये क्वेश्चन, आप एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं आपको बताऊं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो, आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसे निकाल लेंगे ना पूरे इसका, तो भाई इंटीग्रेशन से हालत खराब हो जाएगी। तो कभी ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन जेई मेन में आया ना, जेई मेन में आया, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एडवांस में है तो शायद हो सकती है, तो चेक करना पड़ेगा। तो जेई मेन के लिए तो डायरेक्टली कर देने का, समझ जाएगा कि इंटीग्रेशन तो है ही नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे ब्लॉक इधर है, ए ब्लॉक से बी ब्लॉक पे, मतलब बी इसमें जा रहा है, कितना केजी का ब्लॉक है? 1 kg। ये हाइट कितना है? कितना मीटर है? 1 मीटर। और ये कितना है? 0.8 मीटर। अब यहां पे क्या बोला है, ये पूरा का पूरा इसमें फ्रिक्शन है, तो इधर से मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया तो कहां पे जाएगा? ऐसा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, बट फ्रिक्शन होने की वजह से ये यहां पे आके क्या होगा? रुक गया, ऐसा बोला है। मतलब क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है? देखो, जो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना, तो पहले जो दिया है उसको मार्क करना है। तो क्या दिया है यहां पे? इसमें क्या दिया है? इसका जो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल कितना है? 0। वेलोसिटी फाइनल कितना है? अरे भाई समझ में आ रहा है? इनिशियल 0, फाइनल 0। पहले तो ये आ गया। अब क्या करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम में कौन सा वर्क है? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन। अब इधर तो कितना है? 0 ही है ना। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mg h, mg मतलब 1 इंटू 10 mg h, h कितना है? 0.2। ये सबको समझ में ना, क्यों? क्योंकि अपने को हाइट लेना होता है। ये सब पाथ मैटर करता है क्या? नहीं। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं वैसे? कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं बताने वाला हूं आज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का एक्चुअल डिफरेंशिएशन बताऊंगा। अब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होता है? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, इज इक्वल टू क्या? चेंज इन 0। भाई इतना इजी क्वेश्चन था, इधर लेके जाए तो क्या आएगा? -2। बट लोग इसमें क्यों डाला था? क्योंकि लोग इसका सोचते रहेंगे कि हाँ यार, मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर वो म्यू इंटू एन लगाया, एन ये है, डिस्प्लेसमेंट है, और फिर इंटीग्रेशन करने गए तो हालत खराब नहीं होगा ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हर जगह पे क्या हो रहा है? वेरिएबल है, कुछ पता भी नहीं है कि ये कर्व कैसा है। ठीक है, ये हाइपरबोला है, पैराबोला है, कौन सा कर्व है वो भी नहीं पता। हाँ, बाद में आएगा कर्व वगैरह, बहुत अच्छे एडवांस के क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन के लिए वो भी आएगा, बट वो एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, मेंस के क्वेश्चंस नहीं। राइट, वर्क थ्योरम का क्या? वर्क थ्योरम में एनर्जी कंजर्वेशन ही है वो, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 44 करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 44 44 क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, a block of mass m moving at a speed कितना? v compresses a spring through a distance x before its speed is। तो अभी यहां पे आप एक्चुअली समझ जाओ कि ये मास m है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या पूछा है इधर? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k पूछा है, बाकी सब दिया है, मास m दिया, v दिया। अब क्या हुआ यहां पे बताओ? जब ये ब्लॉक जा रहा था, जब इसके ऊपर कोलाइड किया तो क्या होगा? कोलिजन के बाद ये ऐसे इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और बोला है कि फाइनल पोजीशन कौन सी है? फाइनल ऐसा है कि जब ये मास का m का स्पीड v/2 है, तो
कितना है कंप्रेस हुआ, x, तो x दिया है, v/2 ये सब दिया है, तो क्या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब बेसिकली ये कौन सा पोजीशन है, इनिशियल, ये क्या हो गया फाइनल। क्या करोगे यहाँ पे, वर्क डन बाय क्या, ऑल द फोर्सेस। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल कितना है इसमें, कैसे 0, क्योंकि कोई हाइट जा रहा है क्या नहीं, बट लिखेंगे अपन, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय क्या स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4, अरे v/2 का स्क्वायर ना, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बस यही आंसर है। इससे क्या निकालने का, के, इससे क्या निकालो तो जो भी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म में, राइट। अरे सबको ये समझ में है, अब एक बार 46 करो पहले, 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 46, अपना आपका एनालाइन फ्रिक्शन वगैरह हो गया है ना, सर्कुलर मोशन अब तक नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अभी इसके बाद थर्ड फोर्थ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी पावर दोनों कंबाइन चलता है लास्ट का लेक्चर, उसके पहले सर्कुलर मोशन खत्म करना पड़ेगा। ओके गाइस, सबसे पहले चीज, अब एक K1 है K2 है और ऐसे रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मतलब यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 0, कोई भी स्प्रिंग स्ट्रेच कुछ नहीं है। अब यहां से मैंने क्या किया, राइट साइड में लिया उसको, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया। अब यहां पे देखो, ये यहां से मतलब ये स्प्रिंग क्या हो गई बेसिकली कंप्रेस्ड, और ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो गई, मुझे बताओ, ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है ये इसको कहां पे पुश करेगा और ये एक्सटेंडेड भी कहां पे पुल करेगा। तो बेसिकली दोनों स्प्रिंग, मुझे बताओ दोनों स्प्रिंग का वर्क, मतलब किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव है, दोनों का पॉजिटिव है दोनों का नेगेटिव, क्या होगा वर्क, दोनों का पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो खींचने वाला होता है और खींचेगा उसको, और जो ये जो है वो भी क्या करेगा उसको। एक चीज याद रखो, कभी भी स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है या स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ऐसे एक्सटेंडेड है और ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उधर से छोड़ दिया तो हमेशा स्प्रिंग सपोर्ट करता है, कहां तक, मीन पोजीशन तक। तो मतलब ऐसे एक्सटेंडेड है, छोड़ दिया तो मीन पोजीशन तक वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट ही करेगा। या कंप्रेस्ड है और छोड़ दिया तो क्या करेगा, सब। इसमें तो मीन पोजीशन तक ही बोला है ना, मतलब ये मास m यहां से इनिशियली यहां पे था, ये मेरा इसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल कहां पे आया, मीन पोजीशन। तो यहां पे इसका वेलोसिटी क्या पूछा है मुझे, फाइनल पे स्पीड तो होगा ही ना उसको। तो इस केस में वर्क डन बाय बोथ द स्प्रिंग्स क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 कितना होगा, हाफ, सब पहले का इसका कितना होगा, हाफ K1 x स्क्वायर। इसका क्या होगा, हाफ K2 x स्क्वायर, विच इज वर्क डन बाय बोथ द स्प्रिंग, विच विल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, विच इज हाफ m v स्क्वायर। बस ये इसका आंसर है v। मतलब ये सब क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही क्या है, अरे इजी क्वेश्चंस है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या लगाना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल चेंज इन। और जितने भी फोर्सेस, जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए ना, ये सारे के सारे दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, और वो मुझे भी मैं पढ़ाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस एनर्जी कंजर्वेशन से। बट क्या होता है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला मेथड हम लोग हमेशा लगाएंगे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जेई मैंने नीट में सारे क्वेश्चन जो कुछ कुछ आएंगे वो क्विकली आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बट एनर्जी कंजर्वेशन मेथड सब जगह पे नहीं लगती। सुना है ना आपने, एनर्जी कंजर्व करते लोग, तो वो मेथड सब जगह पे नहीं लगती, बट ये सब जगह पे लगती है।
ठीक है, ये आया। क्वेश्चन नंबर 45 करो। क्वेश्चन नंबर 45। ओके गाइस, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 45 के पहले, क्वेश्चन नंबर 45 के पहले ये वाला क्वेश्चन करो। सेम ही क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 ये वाला पहले, इसका एकदम बेसिक वर्जन है। अब ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग। सब लोग सुनो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, यहां पे देखो नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग। आपने देखा होगा नेचुरल लेंथ में मतलब इसका एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी है? और क्वेश्चन बोला इसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? आपने दो चीजें करोगे, एक ऐसा हाथ में रख के धीरे 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 करके ऊपर नीचे लेके आओगे, और एक जगह उसमें क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब कब होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम? स्टेशनरी मतलब कौन सा, कितना एक्स होगा उसमें? एक्स कितना होगा? कितना स्ट्रेच होगा, एक्सटेंड कितना होगा? इक्विलिब्रियम में होगा तो। अरे इक्विलिब्रियम में mg की वैल्यू क्या होगी? अरे mg इज इक्वल टू kx। mg इज इक्वल टू क्या? kx। तो mg इज इक्वल टू kx में ब्लॉक क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे एक सिंपल है, ठीक है। mg इज इक्वल टू kx, ये अपन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में देखा था नहीं? अरे स्प्रिंग कट करने वाला वगैरह भी मैंने शायद बताया था कि नहीं? तो mg इज इक्वल टू kx, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस x पे ये क्या रहेगा? एट इक्विलिब्रियम। बट और एक चीज देखते, ये कब हुआ? धीरे धीरे अपने कभी ऐसा इसको डायरेक्ट छोड़ दो, ऐसे यहां से नेचुरल लेंथ से डायरेक्ट छोड़ दो तो क्या होगा? सीधा ऐसे नीचे आएगा और फिर कहां पे जाएगा? ऊपर, और फिर वापस नीचे और ऊपर। तो ये नीचे ऊपर ये जो होगा ना, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। और उसके बीच का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल था, तो मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे थी ना। यहाँ पे मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे नहीं, यहाँ पे मीन पोजीशन कहता है कहां पे? x इक्वल टू क्या? mg बाई k। मतलब ये जो ऐसा ऐसा करेगा ना, तो इक्विलिब्रियम कहां पे था? mg बाई k पे था। तो मुझे तो ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये कितना मैक्सिमम नीचे हाइट जाएगा? 2mg बाई k ना। अरे मैंने बोला mg बाई k पे इक्विलिब्रियम में है, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है ना ऐसे। तो आंसर इसमें कितना आना चाहिए? 2mg बाई k। तो अभी प्रूव करो। मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ दिया तो बोला कि कितना मैक्सिमम स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। तो ये क्या जाएगा? कहां पे जाएगा? नीचे, और फिर वापस कहां पे आएगा? ऊपर, और फिर नीचे। तो मुझे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल। और फाइनल में इसका वेलोसिटी कितना होगा? अरे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है तो और नीचे जाएगा ना। पर मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। मुझे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए ना इसे। हाँ, तो यही तो मेरा क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली अपन ने? 0। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी ली? 0। अब इसके अंदर क्या लगाना है मुझे? वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाओ जरा वर्क एनर्जी थ्योरम, कितना आता है देखो एक बार। आएगा? क्या आएगा इसमें? ये मास कितना है? ये mg है ना, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? x। तो मुझे होता है यहाँ पे क्या क्या लगाओगे अपन? क्या क्या लगाएंगे? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgx। वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कहां पे है? ऊपर। ये कहां पे जा रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया? नेगेटिव। माइनस क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना लेंगे?
0। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 mg/k। हो गया ना प्रूफ। मतलब ये टोटल कितना है, 2 mg/k। तो इसके बीच में कहीं तो, यहां पे बीच में कहीं तो x इक्वल टू कितने पे, mg/k पे ब्लॉक क्या था, इक्विलिब्रियम में। मतलब इसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। तो ध्यान में रखना, जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। बाद में जाके बोलेंगे ऑसिलेशन में। मीन पोजीशन है वर्ड बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत सारे स्प्रिंग्स खेलते रहना अपने को, बहुत सारे स्प्रिंग्स है वो, तो स्प्रिंग्स प्रॉपरली सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आएगा। फाइनली जब जेई दोगे तो पूरा का पूरा कंबाइन करके देंगे ना। अभी क्या आधा अधूरा पढ़ रहे हो, अभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा है, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेगा। पूरा जब मैकेनिक्स एक साथ पढ़ोगे तो पूरा क्वेश्चन पूरा फिर एक साथ आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें काइनेमेटिक्स भी लगाओगे, एनएलएम भी लगाओगे, फ्रिक्शन भी लगाओगे, वर्क एनर्जी पावर भी लगाओगे, सर्कुलर मोशन भी लगाओगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जो आने वाला है वो भी लगाओगे, और रोटेशनल मोशन भी लगाओगे। अब ये पूरा जब बनेगा तब आपका बनता है। और ध्यान में रखना, एडवांस फिर डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि फिर एसएचएम, ग्रेविटेशन, ये सारा चैप्टर्स पूरा 10 से 12 चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन आता है अच्छे लेवल का। 10 से 12 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिक्स करके आएगा तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। और इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इंजीनियरिंग माइंडसेट के होते हैं, जिनको मैकेनिक्स में, आपको एकदम सिंपल, जिनको मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगता है ना, मैकेनिक्स एंड मैथ्स, वो थोड़े से जाएंगे इंजीनियरिंग माइंडसेट वाले। कुछ लोगों को केमिस्ट्री अच्छा लगता है, ठीक है, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना है। ब्रांचेस बहुत सारे हैं ना, पूरा दुनिया जा रही है कंप्यूटर साइंस, तुम भी कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं होता ना। कोई कुछ बोला मैकेनिकल आपको अच्छा लगता था मैकेनिकल, अब मैकेनिकल में आपको मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अच्छा नहीं लगा तो मैकेनिकल करके कुछ फायदा नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ब्रांच सिलेक्शन भी जो आप अभी पढ़ रहे हो 11th-12th में, उससे अपन डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये हो गया सबका। अब क्वेश्चन नंबर 45 जो है ना, अब एक सिंपल समझो, क्वेश्चन नंबर 45 भी पढ़ो, सेम है, बस उसने क्या लिखा है, ये जो देखो इधर भी स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग था ही ना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पढ़ो जरा। क्या करोगे इसमें, इसमें चीजें क्या है, अरे सेम है, बस उसने, अरे देखो ये पुली कहां पे डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, ये पुली क्या होती, मूवेबल, ये क्वेश्चन आने वाले बाद में। अभी ये पुली क्या है, फिक्स, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे यहां पे, अरे ये खींचेगा, क्योंकि देखो ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग का अंदर का टेंशन एंड स्प्रिंग के अंदर का टेंशन क्या होता है, सेम, पता है ना, वन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, वही तो अपन ने किया था, याद है। तो ये जो टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज नथिंग बट वर्क डन बाय क्या, स्प्रिंग। सिर्फ इस ब्लॉक का अपन देखो, इस क्वेश्चन में फर्क क्या पता है क्या, ये mg है ना, तो ये ऐसा नीचे जाएगा बराबर, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0, इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा 0, और ये जो खींचेगा वही तो यहाँ पे क्या होगा x मैक्स ना। बट एक चीज समझो कि ये जो टेंशन, अब यहाँ पे अपन वर्क डन बाय टेंशन लिखेंगे इसके ऊपर, बट ये टेंशन खुद ही क्या है, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, सो दिस टेंशन इज एक्चुअली व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। मतलब देखो ना, यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी ये स्प्रिंग था, बट ये स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच है तो वहां पे कुछ टेंशन तो था ही ना, नॉर्मल स्प्रिंग तो थी ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब यहां पे ये ऐसे था ना, एक स्प्रिंग था और ब्लॉक को अटैच करने के पहले ये बेसिकली क्या था, स्ट्रिंग ही है ना, बट वो स्ट्रिंग को टेंशन टी लिखते थे क्या अपन, नहीं, अपन ने क्या डायरेक्ट लिखा kx। तो इधर भी डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कौन है, kx, स्प्रिंग ही है ना। तो बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय kx ही है बेसिकली,
सो ग्रेविटी का वर्क क्या हुआ, mgx, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हुआ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने इन शॉर्ट सिर्फ एक पुली डाल के ऐसा किया है, दोनों क्वेश्चंस क्या है बेसिकली सेम। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 48। पहले सारे स्प्रिंग खत्म करते हैं, फिर मुझे मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चन लेने हैं, और फिर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? क्या करोगे इसमें? क्या आ रहा है ना आपको? कुछ नहीं, यहां पे क्या निकालो, v, और यहां पे v निकालने के बाद ये क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया, टॉयटाइल मोशन, काइनेमैटिक्स, बस उससे रेंज निकालो। जिनका 48 हुआ है ना, उन लोग क्वेश्चन नंबर 51 करोगे। 48 के बाद 51। जिनका क्वेश्चन नंबर 48 हुआ है वो क्वेश्चन 51 करोगे, और 51 के बाद अपन डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है? और फिर अपन थोड़ा सा स्ट्रिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल पुलीज, ठीक है? क्वेश्चन 48 पहले करो, आया क्या आंसर? निकालो। हाँ, क्वेश्चन 40, हाँ वो स्लाइड, हाँ ठीक है, वो भी करते हैं, बट वो भी ठीक है, आना चाहिए, ठीक है, कर लेते। 51 देखो। सबसे पहले गाइस, अभी पॉइंट मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में x कितना है यहाँ पे, पॉइंट, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट, मीटर। अब इस क्वेश्चन में कैसे, पहले आप क्या करोगे, पहले वो बताओ। वर्क, ये मास है, राइट, तो वर्क डन बाय पहले क्या है यहाँ पे इधर इसको मास का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्क यानी थ्योरम, आप इतना चीज समझो, किसी ने इधर का वेलोसिटी निकालना होता तो इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन यहां पे ऐसा होता है कि यहां का वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली वर्क यानी थ्योरम लगता है, क्योंकि वर्क यानी थ्योरम से क्या निकलता है, स्पीड, बट मुझे होता है क्या ये डिस्टेंस निकलेगा नहीं, तो अपने को कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा कि हमेशा हर डिस्टेंस के लिए भी वर्क यानी थ्योरम नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो वर्क यानी थ्योरम यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगाओगे, तो यहाँ पे वर्क यानी थ्योरम जब लगाओगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल तो 0 हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, m, सॉरी स्प्रिंग क्या बोल रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, हाफ k कितना है 100 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 5 इंटू द पावर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m v स्क्वायर। अरे भाई ये समझ में आ रहा है, 1/2 चला गया, कितना क्वेश्चन कितना है इसमें, सॉरी क्वेश्चन आंसर इसमें, ये जो क्वेश्चन का आंसर कितना है इसमें, कितना है, v कितना है, हाँ, रूट ऑफ क्या, रूट ऑफ, तो रूट 5/2 आए क्या, रूट 5/2 लिखो। अब इधर से इधर
क्या करोगे, यूएक्स, ये यूएक्स है, वीएक्स यूएक्स यूआई 0 है, एस वाई दिया हुआ है, टाइम निकालो और बस। तो पहले टाइम निकालो और फिर रेंज क्या होगा, वी एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, मतलब ये, बस इससे आंसर आ जाएगा। ये पिछले बार भी किया था मैंने। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे जाओ। 51 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसमें एक एक्चुअली अच्छा, मतलब उसमें एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सब लोग क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो। पढ़ा आपने सबने क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ा? देखो 51 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सर्कुलर मोशन लगने वाला है 50 to 64, तो इसलिए उसको टच नहीं करेंगे हम लोग, वो सर्कुलर मोशन पढ़ाने के बाद ही कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे अपना थोड़ा सा हम लोग अटकने वाले हैं अभी 52 के बाद। 51 के पहले फिर मैं वर्किंग थ्योरम पहले खत्म कर दूंगा। एक मिनट, मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो इतना बड़ा बड़ा जो लंबा सा क्वेश्चन होता है ना, आप देखोगे तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ के आपको इमेजिन होना चाहिए। क्या किया उन्होंने कि पहले स्प्रिंग को क्या कर दिया है, खींच दिया, ऐसे ऐसे खींच के यहाँ पे ये जो रिंग है वैसे, ठीक है, जो भी मास एम की। अब ये कैसे मूव कर सकती है, सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही ना। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब इसको यहां से छोड़ दिया तो क्या होगा, तो ये स्प्रिंग इसको खींचेगा और ऐसे 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 करके आएगा ना, मतलब ऐसे आएगा तो स्प्रिंग ऐसे आएगा, बराबर ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे आएगा। तो फाइनली कहां पे आई, तो स्प्रिंग ऐसे थी और इसका यहां पे क्या था, अरे बराबर कि नहीं। अब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है, ये जो एच है ना, मतलब जब स्प्रिंग ऐसे आती है तो ये जो उसका नेचुरल लेंथ है, ये मतलब स्प्रिंग यहां से यहां पे आएगी, इसका क्या है, नेचुरल लेंथ, मतलब ये इसका कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अब इसमें पंगा क्या होता है पता है, अब तक हम लोग ने कभी देखा नहीं। सब लोग सुनो यहाँ पे, अभी कोई लिखो मत पहले, एक ये कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट क्यों है, और इसके ऊपर आप लेवल 2 पे डीसी पांडे में बीएम शर्मा क्वेश्चन देखोगे अलग अलग, तब आप मतलब अटक जाओगे। तो अटकना नहीं, इसलिए पहले कंसेप्ट समझो। वर्क डन बाय स्प्रिंग अब तक अपन ने कैसे किया था, स्प्रिंग को ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचते थे या ऐसे रखा तो ऐसे खींचते थे, मतलब स्प्रिंग के लेंथ में ही हम लोग खींचते थे। इसको हम कैसे खींच रहे, स्प्रिंग के लेंथ में खींचना होता तो ऐसे खींचना चाहिए था ना, और कैसे खींच रहे इसको, कुछ अलग। तो एक्चुअली यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे खींच रही है, मतलब ऐसे था स्प्रिंग तो ऐसे है ना ये, इसका मतलब एक ऐसे स्प्रिंग, सपोज मैंने ऐसे स्प्रिंग लगाई है तो मैं स्प्रिंग को ऐसे नहीं खींच रहा हूं, कैसे खींच रहा हूं, ऐसे एंगल से खींच रहा हूं मैं, ऐसे मैं ऐसा खींचते खींचते एंगल चेंज करते जा रहा हूं, बराबर। एक्चुअल में देखा जाए तो इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स इस तरफ है ना ऐसे, और एक के एक्स का एक के एक्स भी कैसे जा रहा है, बदलते जा रहा है ना ऐसे, और एंगल भी क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो कोई बोलेगा सर मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग खींचने करने जाऊं तो बड़ा इंटीग्रेशन आ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग कोई भी केस में इज ऑलवेज कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कोई बोल सकता है इसमें एक्स कितना है, कोई इसमें बोल सकता है एक्स कितना है, एक्स मतलब क्या, एक्सटेंशन। अरे इसमें क्या है, एक्सटेंशन। तो मुझे तो ये एच है, एंगल 37 है, तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ, यार ये लेंथ तो एच है ना, हाँ तो मुझे तो ये लेंथ कितनी है, एच बाई क्या, अरे ये हाइपोटेन्यूज है ना,
तो ये h cos 37, तो ये क्या होगा h by cos 37। तो h by cos 37 मतलब कितना होता है? h by cos 37 मतलब कितना होता है? cos 37 इज हाउ मच? कितना है cos 37? 4 by, अरे 3 4 5 का ट्रायंगल ड्रॉ करने का ना दिमाग में, तो 4 by 5, तो 4 by 5 मतलब क्या? 5h by 4। अब 5h by 4 क्या ये एक्सटेंशन है? नहीं, ये क्या है? टोटल लेंथ। एक्सटेंशन क्या होता है? x क्या होता है? x, अरे L2 माइनस L0 ना, तो मतलब क्या 5h by 4 माइनस क्या h, तो कितना आंसर है? h by 4। तो भाई x जो है ना एक्सटेंशन, वो कितना है? बस ये x आपने निकाला ना h by 4। अब इस क्वेश्चन में एनर्जी क्या लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? ग्रेविटी नॉर्मल का वर्क है क्या? नहीं है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है इसमें? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है? h by 4 का स्क्वायर। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई स्प्रिंग का लेंथ वगैरह मतलब एंगल चेंज हो रहा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। नया चीज देखा आपने, और एडवांस के क्वेश्चन में काम में आने वाला है, याद रखना है चीज। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 ना। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो बस क्या पूछा है? v पूछा है, तो k बाय एम x की जगह डाल दो ना h by 4, इसका आंसर है। डायरेक्टली इतना ही आंसर था, कुछ था नहीं इसमें। एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही क्या था? इजी था। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो एप्सियोरमा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एप्सियोरमा से ना आपके सारे बेसिक्स क्वेश्चन और बेस बहुत अच्छा बन जाता है। जेई मेन लेवल तक का बेस तो बहुत अच्छा बनता है, और जेई एडवांस का भी बेस जेई मेन ही है ना। तो इसीलिए आप मॉड्यूल्स करो, आप कोई भी रेफरेंस बुक करो, सबसे पहला फिजिक्स में जो रेफरेंस बुक आपको सबको करना है, सदियों से जो कर रहे हैं, एप्सियोरमा खत्म होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो। एनएलएम फ्रिक्शन का हुआ आपका? एनएलएम फ्रिक्शन का किया कि नहीं आपने? करो खत्म। नहीं हुआ है आपका? काइनेमेटिक्स तो मैंने करवाया था। एनएलएम एंड फ्रिक्शन का आप लोग तो 2 चैप्टर आपके भाई पेंडिंग है भाई, ऐसे मत रखो। एनएलएम फ्रिक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करो एप्सियोरमा, ठीक है? और फ्रिक्शन का एप्सियोरमा अच्छा है, फ्रिक्शन में अच्छे क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा फ्रिक्शन दिमाग खराब करता ही है, ठीक है? भाई हो गया सबका, ठीक है? अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 31 के पहले, क्वेश्चन नंबर 31 जाने के पहले मैं ये 2 क्वेश्चंस ले आओ क्विकली। यहां पे सब लोग देखो। एक 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है? इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर, ये लेट्स से ऐसा पकड़ लो, ये 2 मीटर्स नीचे गए, 6 kg इज गोइंग डाउन, ये कहां पे आएगा फिर? तो मुझे बता फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। वैसे समझ में है ना? 6 kg जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये जाएगा तो इसकी यहाँ पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। बताओ कितनी होगी वेलोसिटी?
बोलो। मुझे तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सब लोग सुनो गाइज। इसमें कितने ब्लॉक्स वेलोसिटी निकालना है, सब लोग एक मिनट, सब लोग अपना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स है। एक मेथड क्या है बताओ, इसका सबसे एक और मेथड है अपना काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। क्या करोगे इसमें, एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक्सेलरेशन 2 आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर, तो क्या करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उससे भी निकाल दोगे, बराबर ना। बट ये सब करने का नहीं, मैंने क्या बोला किससे करना है, वर्क एंड थ्योरम। अब वर्क एंड थ्योरम करोगे तो 6 kg ऊपर एक वर्क एंड थ्योरम लगाओगे, क्या होगा वर्क डन ऑन 6 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, ये mg ना, तो mg 60 इंटू कितना 2। तो यहां पे देखो हम लोग क्या क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या, टेंशन, और इसके ऊपर टेंशन भी तो है ना, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब एक्चुअली दोनों ब्लॉक्स के ऊपर लगाओगे ये चीज, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। वर्क डन बाय ग्रेविटी 6 kg के ऊपर क्या है, 60 इंटू 2 पॉजिटिव ना। हाँ, वर्क डन बाय टेंशन कितना है, हाँ क्या अभी मुझे उसमें बताओ, टेंशन पता है क्या, नहीं। अब यहां पे टेंशन कुछ लोगों ने निकाला होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो इसमें वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, -t इंटू क्या, अरे -t इंटू 2, ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन। और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, हाफ क्या, हाफ m इंटू क्या, v स्क्वायर। ये जो कर रहा हूं मेथड, इससे करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, 4 kg के ब्लॉक के ऊपर, ये तो था 6 kg ब्लॉक के ऊपर का ये, अब 4 kg ब्लॉक के ऊपर का क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन। यहां पे कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, अरे टेंशन ऊपर है ना, तो टेंशन का वर्क इधर कितना है, टेंशन का वर्क क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे वर्क डन बाय टेंशन कितना है, t इंटू क्या 2। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, नेगेटिव, हाँ -40 इंटू 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ इंटू 4 इंटू क्या, v स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं जब ऐड करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो क्या कैंसिल हो गया, ये और, तो क्या चीज कैंसिल हो गया, वर्क डन बाय क्या, टेंशन, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन यहां पे पॉजिटिव था, तो यहां पे क्या था, यहां पे निगेटिव, तो यहां पे वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या है, यहां पे 0, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 है। तो बचा क्या इसमें, 60 इंटू 2 माइनस क्या, 40 इंटू 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू क्या, 6 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर। कोई बोल सकता है इसका मतलब क्या, इस इक्वेशन का, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, कोई बोल सकता है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये समझ में आया तो आपको कोई भी मल्टीपल स्ट्रिंग मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे सॉल्व। नहीं, इसमें मैंने क्या किया, 6 kg और 4 kg को दोनों को क्या माना, एक सिस्टम माना। जब हमने दोनों को सिस्टम माना तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया, 0। आपको पता है अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कंस्टेंट इक्वेशन में, अरे वर्क डन कंस्टेंट इक्वेशन निकालते कैसे थे, वर्क डन बाय टेंशन मेथड थी ना एक, तो वर्क डन बाय टेंशन मेथड क्या, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स इक्वल टू क्या, 0। क्यों, क्योंकि मल्टीपल पुली के केस में जब आप पूरे के पूरे इसको सिस्टम मानते हो तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाता है, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन यहां पे 0 हो गया। तो यहां पे क्या बचा, फिर इसको सिस्टम मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, सिर्फ ग्रेविटी। तो इसका इधर का वर्क कितना है, 60 इंटू 2, यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी -40 इंटू 2, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, टेंशन तो 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, हाफ 6 वी स्क्वायर, इसकी कितनी थी, हाफ 4 वी स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी, 0। अरे भाई समझ आया। तो ये बेसिक क्वेश्चन से मैंने बताया कि कैसे लगाना है, मतलब बेसिकली ऐसे कोई भी क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, बताओ आप उसको इधर लिखो, देखो क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन इन द होल सिस्टम इज 0। तो यू कैन कंसीडर द होल सिस्टम, और सिस्टम लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को उसका वो सॉल्व करना है, ठीक है।
ये हो गया, ये लिखो आप। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 तो खुद आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, एनएलएम से ये इजी होगा, आगे का इजी नहीं होगा। ये तो बेस बनाने के लिए बताया मैंने, और उसका आगे का जो क्वेश्चन मैं भी दूंगा वो एनएलएम से इजी नहीं होगा। बाद नेक्स्ट देखो, और एक वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर बचा है अपना, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और फिर वापस वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन कॉम्बिनेशन देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी जो दूसरे सर आ रहे हैं वो 10 अक्टूबर के बाद आएंगे, 10 या 14 अक्टूबर के बाद। तो आइदर आपका फिजिक्स का एक ही लेक्चर जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीक में मंडे को या ऐसे कुछ लगातार 2 लेक्चर ले लेंगे, ब्रेक भी देंगे अंदर। तो आपका क्या पोर्शन कॉलेज का है, कब है, ऐसा है क्या? बच गए फिर। नहीं, क्योंकि मुझे पोर्शन थोड़ा सा क्या है ना, सर्कुलर मोशन आपका खत्म करना है, तो मैं वही देख रहा हूँ। एग्जाम हो गया। एग्जाम कब है? 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। अरे यार पंगा हो गया, बुरा हो गया। मेरे को भी एक जगह पे जाना है, मुझे लगा कि साला मंडे को मैं 2 लेक्चर लेके जाता, तो तुम्हारा पोर्शन जो है ना मस्त 2 लेक्चर मिल गया तो पोर्शन कितना खुश हो जाएगा। मंडे को 2 लेक्चर, मतलब मंडे को 1 लेक्चर पहले, फिर आपके 2 लेक्चर। नहीं, मेरे ही 2 लेक्चर। आप ही के 2 लेक्चर, मेरा 3 लेक्चर तो मर नहीं जाएगा, वही तो। मर मुरा के। ओके गाइस, यहां पे देखो, अब सेम कंसेप्ट आपको लगाना है इसमें। ये क्वेश्चन अपन ने किया था, याद है? ऐसे क्वेश्चन तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने मतलब आपने किए होंगे, राइट? ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, यही सेम चीज अपन यहां पे डाल देते हैं। ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है। ऐसे कौन कहां पे आएगा बताओ, इसमें पता है क्या? 4 kg 6 kg में कौन कहां पे मूव करेगा? 6 kg नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? 4 kg नीचे ऊपर, कहां 6 kg कहां पे जाएगा, नीचे या ऊपर? मतलब आपने थोड़ा सा भाई, ये इसका फायदा ही है कि ये टेंशन टी होता है, तो इधर टेंशन कितना आता है, 2t। तो समझो ना कि यहाँ पे 4, मतलब ऐसे ही इक्विलिब्रियम में भी रहता तो टेंशन की वैल्यू कितनी होती, 40। तो ये 40 तो इधर कितना था, 80। तो 80 इसको लगेगा तो कहां पे जाएगा, ऊपर। तो भाई ऊपर जाएगा, और उसी का काम है पुली का। पुली जो होता है, अक्षय गिरा है तो यही करते रहूँ मैं पूरा टाइम। एक मिनट था, मैं फोन कर। ओके, तो गाइस छोड़ो, ओपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नहीं घुसते। आपको पता है इंजीनियरिंग में, मतलब जो पुली क्रेन वगैरह का सिस्टम पता है ना आपको, वो लाया क्यों? क्योंकि एक आदमी, सपोज मैंने बोला 100 न्यूटन, मतलब जैसे मुझे एक पत्थर उठाना है जो 1000 न्यूटन का है, और तुम कितना फोर्स लगा सकते हो, 100 न्यूटन, मतलब तुम्हारे 10x ज्यादा फोर्स लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो?
एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो, सपोज मैं 100, मतलब एक ये आदमी है, आप है, आप कितना फोर्स लगा सकते हो यहां पे? अब 100 न्यूटन फोर्स से आपको 1000 न्यूटन निकालना है, या सपोज लेट्स से आपको 400 न्यूटन का कोई चीज उठानी है, तो आप क्या करोगे? आप ये ऐसे करके पुली लगा दोगे ऐसे। अब ऐसे पुली सपोज अपने लगा दी तो क्या हुआ? ये 100 न्यूटन है ना, तो इधर का टेंशन कितना? 100 100 100 100, तो इधर कितना? 200, इधर भी कितना? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा? 400। मतलब आपने 100 से क्या किया? फोर्स 400, तो आपने फोर्स को मल्टीप्लाई किया, और वही क्रेन सिस्टम है। आपको समझ में आ रहा है? तो जो पुलिस होती है इंडस्ट्रीज में, वो इसी के लिए होती है कि जिससे अपन फोर्स को क्या करते हैं, मतलब 100 से 400। अब जितना मल्टीपल पुली लगाओगे उतना क्या हो जाएगा? और फोर्स मल्टीप्लाई होते जाएगा, राइट। तो आप आसानी से खींच सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में दिया है मैंने, ये 4 kg का जो ब्लॉक है वो नीचे आएगा, और ये कहां पे आएगा? ऊपर। तो बोला है दोनों इनिशियली 0 पे थे, मतलब वेलोसिटी दोनों की क्या थी? 0। तो ऐसा पकड़ लो, जब ये 4 मीटर नीचे आया, कितना? तो बोला है कि 4 kg की वेलोसिटी कितनी होगी? ये तब कहां पे जाएगा? ऊपर। कितना मीटर जाएगा? हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा कंस्ट्रेंट? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है 4 मीटर गया तो भी 4 मीटर जाएगा। क्या इसकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, तो निकालना है। तो दोनों मासेस की वेलोसिटीज निकालनी है। अब मुझे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? टोटल किसको क्या मानेंगे? सिस्टम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31। बस ये पहले 2 क्वेश्चन करो, मतलब अपना बेसिक वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी पे। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्विंग है वो अपनी हो गई, राइट। फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना है मुझे। ओके, अभी मुझे बताओ, सबसे पहले यहां पे ये जो 4 kg नीचे जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? v1। ये ऊपर जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 होगा, क्योंकि v1 एंड v2 सेम नहीं है। उसी को तो अपन वर्क डन बाय टेंशन, मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं ना। तो दोनों के अंदर का ये क्या था? ये टेंशन ऊपर, v1 नीचे था ना, ऐसे -t v1 अपने कौन से मेथड से किया? t 2t, तो प्लस 2t इंटू क्या? v2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली v1 की वैल्यू कितनी आई? 2v2, बराबर ना? अरे ये आया कि नहीं आपका? हाँ, सिमिलरली ये डिस्टेंस x1 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2x2। तो मुझे बता x2 कितना आया फिर? x1/2 मतलब 4/2, मतलब कितना मीटर्स? 2 मीटर। तो ये जो ऊपर गया वो कितना मीटर गया? 2 मीटर। ये जो नीचे गया कितना गया? 4 मीटर। अरे भाई समझ आया? फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन सिस्टम, एक पूरे सिस्टम पे, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया इसमें? 0। तो बचा क्या? सिर्फ ग्रेविटी। तो इसका ग्रेविटी का वर्क कितना है? 40। हाँ, तो 40 इंटू क्या? 4। इसका ग्रेविटी का वर्क कितना है? 60 होगा। तो माइनस क्या? 60 इंटू 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू क्या? 4 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 6 इंटू क्या? v2 स्क्वायर। अब v2 स्क्वायर की जगह आप क्या डाल सकते हो? v1/2। तो उससे क्या मिल जाएगा? v1, या v1 की जगह क्या डाल सकते हो? 2v2, तो उससे मिल जाएगा v2, जो भी आपको निकालना है, ठीक है। अब 6 इंटू v2 स्क्वायर। बस ये इक्वेशन इतना लिखना है, आपको v1 v2 मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, यही क्वेश्चन हम लोग काइनेमेटिक्स से उससे करने जाते तो बहुत ही लंबा होता, तो उससे नहीं करना है। किससे करना है? वर्क एंड थ्योरम से करना है। कंफर्म सबको समझ में आया भाई? ये मेथड समझ में आई
क्या क्वेश्चन नंबर 31 किया आपने या कर रहे हो? एक काम करो, अभी क्वेश्चन नंबर 31 जो है सेम ही है, बस उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी ऐड होगा। तो एक सुनो, सब लोग सुनो, क्वेश्चन नंबर 31 अभी होमवर्क करो और ऐसे रख के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको जो, क्योंकि एक थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, अभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा यहां पे देख लो, ठीक है गाइस। यहां पे अब फोर्सेस जो होते हैं, जैसे अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, फोर्सेस कितने टाइप के मैंने पढ़े? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन है वो। अभी एक्चुअल में फोर्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स एंड, हाँ तो यहाँ, हाँ बट कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट नहीं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना, वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के अंदर का डिफरेंस भी सब पूछते हैं, ठीक है। आप अच्छे लेवल 2 के क्वेश्चन देखोगे तो कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव, और इसमें कंप्लीटली इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बोला था मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक, हाँ 1 से 2, मतलब यहां पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। सो यहां पे वर्क डन अलोंग, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो क्या वर्क डन अलोंग पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन अलोंग, सो वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ, यहां पे क्या है? सेम। सो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो भाई यहां पे वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये कौन से फोर्सेस हो गए? कंजर्वेटिव। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने जो 5 फोर्सेस दिए थे ना मैंने, हाँ ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है? ऐसा खींचो, ऐसा खींचो, ऐसा खींचो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? देखा ना अपन ने, हाफ के एक्स स्क्वायर था ना, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा खींचो, ऐसा खींचो, ऐसा खींचो, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स कौन से हो गए? कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है कि यहां पे ये जो सेम चीज है, वर्क डन अलोंग 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू क्या? 3, ठीक है। इसको लिखो बाद में आप, लेकिन इसके पहले नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स इज व्हाट? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल वर्क डन के डेफिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब कभी भी आपको वर्क डन निकालना है और बहुत गंदा सा फोर्स दिया हुआ है, बहुत गंदा सा फोर्स दिया है जिसमें इंटीग्रेशन आपको पता लगने वाला है, तो कभी भी सबसे पहला स्टेप 1 इज डीएस वेक्टर को क्या लिखने का? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz। सिंपल, सबसे पहले तो ये लिखने का, ठीक है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि वाई वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वाई वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, और वो ऐसा क्यों है? उसका सबसे एकदम बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं अब, ठीक है। मैं एक एग्जांपल किसका ले रहा हूं अभी? डायरेक्टली ग्रेविटी का, ठीक है। एक मास है, ऐसे है, इनिशियली यहां पे है, घूम के यहां पे आ गया। अब मुझे तो जब इनिशियल से फाइनल आया, कहीं भी पाथ का मेंशन है क्या? भाई ये कैसे, ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे घूम के ऐसे 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 करके भी आ सकता है, या कहीं जाके भी आ सकता है, बराबर ना। तो ये यहां से यहां पे है, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मुझे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो कि ये ऐसे है, ये 0,0 था, ये क्या था? 0,h, और लेट्स से ये हाँ L,0।
तो मुझे इसके वजह जब ऐसे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इस केस में? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? अरे भाई 0,h मतलब एक हाइट कितना है h, ये कितना है l, तो मुझे बताओ ये यहां से यहां पे आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? mgh। अपन ने डायरेक्ट माना था ना, प्रूफ थोड़ी बोला था मैंने कभी। ये ऐसे आता है तो प्रूफ बताया था क्या मैंने अब तक? नहीं। तो आपको प्रूफ क्या है, कौन सा क्या यूज करने का? हमेशा इंटीग्रेशन। अपर लेवल पे सोचेंगे तो हमेशा क्या यूज करने का? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ds को क्या यूज करने का? dx i कैप प्लस dy j कैप। z कैप तो कुछ है ही नहीं। कोई 3 डायमेंशन में भी घूम के आता ना, ऐसे 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 करके भी आता, तो क्या आता वहां पे? k कैप भी आता। बट अभी यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वर्क डन, अब जो ग्रेविटी फोर्स है, मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं तो mg क्या है? वो ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू क्या है? mg कहां पे है? और mg क्या है? वो j कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस mg, अरे क्या लिखोगे यहां पे? ठीक है, अब माइनस mg क्या? अभी सपोज इजी बनाना है अपने अपने को, तो ये ऊपर वाला सारा नीचे वाला चीज क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे वाला क्या लेंगे? पॉजिटिव। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। और ये 0,0 लेंगे, ये क्या लेंगे? h कॉमा ऐसा 0। पर अभी ठीक है, माइनस mg देगा। मुझे सिर्फ ये बताना है कि हम डॉट जब करेंगे यहां पे, और डॉट यहां पे dx i कैप प्लस dy j कैप एंड dz k कैप करोगे, तो मुझे बताओ डॉट में क्या चीज 0 हो जाती है? i डॉट j क्या? 0। j डॉट k भी क्या? क्या बचने वाला है यहां पे? j डॉट j। तो यहां पे वो x एक्सिस पे कहां पे मूव कर रहा है, z एक्सिस पे कहां पे मूव कर रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? सिर्फ कहां पे फर्क पड़ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिख रहा है? माइनस mg इंटू क्या? dy। बस j डॉट j कितना होता है? 1। अरे भाई समझ में आ रहा है? और लिमिट्स कहां से कहां पे? यहां पे h से लेके कहां पे? h टू 0। अब माइनस mg कॉमन है, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y। एक बार 0 डालो, एक बार h डालो, तो 0 माइनस h, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? mg। इन शॉर्ट मुझे यहां पे क्या समझा अपने को कि भाई यहां पे जब इसको मैं f वेक्टर डॉट क्या है? s ds वेक्टर, तो mg j कैप है, और यहां पे i कैप j कैप k कैप तीनों लिखेंगे, तो i कैप एंड k कैप को कुछ काम है ही नहीं। क्योंकि क्यों? क्योंकि mg है ना यहां पे, और ये mg क्या है? कांस्टेंट है ना। ये जो मैंने आपको यहां पे बताया ना, लेवल 2 मतलब एडवांस के क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम में आने वाला है। ऐसे अलग अलग टाइप के फोर्स आएंगे जो कांस्टेंट फोर्स है। तो ध्यान में रखना, ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे कहां पे है? नीचे। तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स है ना, कहीं पे भी ऐसे करो, एक्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। ग्रेविटी का वर्क क्या होता है? mg h। वैसे ही कोई mg की तरह एक फोर्स f इधर होता और मैं ऐसे इसको लेके जाता, तो फोर्स का वर्क क्या होता? या ऐसे लेके जाता, तो ये फोर्स इंटू क्या? सिर्फ कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल 2 में डीसी पांडे में वगैरह क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। मैं ये बता रहा हूं, दिमाग आपको लगाना है। और वो क्वेश्चन का भी आंसर मैं नहीं बता दिया तो फिर भाई कुछ फायदा नहीं है। आपको जाके वो घर पे सोचना है क्यों, क्या है ऐसे। मैं सिर्फ कनेक्ट करके दे रहा हूं। ये सबको समझ में आया? अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आइडेंटिफाई करना होता है विच वर्क इज कंजर्वेटिव। और अब इस पूरे केस में कहीं पे भी, इस इंटीग्रेशन के टाइम में कहीं पे भी पाथ का मेंशन है? हम लोग क्या देख रहे हैं? सीधा क्या देख रहे हैं? इनिशियल लिमिट है। कहां पे मेंशन ही नहीं है ना कि भाई ये ब्लॉक ऐसे आया है या ऐसे गया है, कुछ भी है क्या? तो जहां पे पाथ का जरूरत ही नहीं होता, ऐसे फोर्स को, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उनका वर्क। समझ आ रहा है क्या? या बाउंस जा रहा है? समझ में आ गया ना? ठीक है। तो एक काम करो, पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव करके लिख के रखो है फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। मेरे को 2 क्वेश्चन देना, मुझे देखना है कि मॉड्यूल में क्वेश्चन है क्या।
आप लोग अभी ये लिखते लिखते ना सिर्फ एक होमवर्क भी लिख के रखो मॉड्यूल का। डीपीपी 1 मॉड्यूल का होमवर्क है। डीपीपी 1 पूरा का पूरा डीपीपी 1 का 13 क्वेश्चंस करना है आपको। डीपीपी 1, ठीक है। डीपीपी 1 के बाद डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड जेई मेन एक्सरसाइज। जेई मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 33, ठीक है, 1 to 33, ठीक है। उसमें पावर एंड पोटेंशियल एनर्जी अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। ये समझ आया? इसको आगे बढ़ू मैं। कंजर्वेटिव फोर्स एंड अनकंजर्वेटिव फोर्स का फर्क समझ में आया क्या है? नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीटली ओके। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा आपने गाइस। वाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, वाई नॉट mgl या वाई नॉट दिस डिस्प्लेसमेंट? आपने देखा होगा कि mg j कैप है, माइनस mg j कैप, इसके अंदर क्या निकल जाएगा? j डॉट आई निकल गया, j डॉट k भी निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा? j डॉट j। और यहां पे आप देखोगे इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है? डायरेक्टली फाइनल एंड इनिशियल लिमिट्स। तो कहीं पे भी पाथ का मेंशन नहीं है, सो देयर इज नो पाथ में, ऐसा करके लिखो। सो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ का कहां पे मेंशन है ही नहीं। आपको मैं दो एग्जांपल अभी दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पाथ का मेंशन नहीं है और ये क्या होता है, आपको समझ में आएगा।
ठीक है, आगे बढ़ू मैं। बस आज मैं पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रेश होके, क्योंकि पिछला अगला लेक्चर जो होगा वो एक्चुअली वर्क एनर्जी का लास्ट का लेक्चर है, जिसमें पूरा पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारे क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बचा हुआ एनर्जी वाला पार्ट जहाँ पे यू वगैरह दिखेगा आपके बुक में, बस उतना होगा, ठीक है। बट उसके लिए जो भी मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं डीपीपी, वो खत्म करके आने हैं। सिर्फ एक डीपीपी अपनी नहीं हो पाएगी क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है। डीपीपी 1, 2, 3 एंड जेईएमएन का सारा पार्ट वो हो जाएगा आपका। हाँ नहीं सर, वो पहले मास्टर क्लास में थे, पहले 3-4 साल थे, बताएंगे आने के बाद। देखो जब तक कंफर्म नहीं होता ना, जब तक आते नहीं तब तक अपन बताते नहीं, तो फिर वो गलत हो जाता है ना, मैंने कुछ बता दिया और आए नहीं तो बराबर ना, किसी का कुछ भी हो सकता है। आज कहाँ से करो? हाँ आज कहाँ तक करो? आज बस इसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद खत्म। हैं? बस? हाँ बट ठीक है भाई, अभी देखो ओके गाइस, यहाँ पे देखो सब लोग, अरे यहाँ पे देखो, अब मैंने फोर्स दे दिया है, फोर्स दिया है x² इंटू वाई, ठीक है, आई कैप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्लस नहीं या और दे देते हैं प्लस वाई जे कैप, ऐसा दिया है। नाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ सम मास, मास इक्वल टू सम जो भी होगा, तो मैं यहां पे डायरेक्टली ऐसा वो करता हूं। लेट्स से ब्लॉक स्टार्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन कहां पे थी ब्लॉक की, 0,0, और वो ये जा रहा है लेट्स से 1,2 पे। तो इनिशियल ब्लॉक यहां पे था, फाइनली यहां पे गया, ठीक है। अब ये 2 पाथ से गया, एक पाथ तो ये था, ऐसे स्ट्रेट लाइन में था, और एक मिनट आप डायरेक्टली लिखो मत, और एक पाथ जो था वो ये था। अब ये जो पाथ था वो था y इज इक्वल टू x², मैं यहां पे 1 लिख देता हूं इजी करने के लिए, समझ में आया? एक पाथ कौन सा था, y इज इक्वल टू x², और दूसरा पाथ है y इज इक्वल टू क्या, x। तो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। अब इसको एक बार y इक्वल टू x से लेके गया और एक बार y इक्वल टू किससे लेके गया, x², और फोर्स इसके ऊपर कितना था, x² y प्लस आई कैप प्लस y जे कैप। फाइंड वर्क डन अलोंग पाथ 1 एंड फाइंड वर्क डन अलोंग पाथ 2। अब दोनों का सपोज वर्क सेम है तो क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों का वर्क अलग है तो क्या हो जाएगा, तो चेक करो वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव।
क्या इंटीग्रेशन? सेम आ रहा है, टू आ रहा है, टू आ रहा है। नहीं सकता लो। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन अलोंग पाथ 1, गाइस वर्क डन अलोंग पाथ 1 कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? y इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें पहले तो फोर्स क्या डालोगे? y इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या डालेंगे यहाँ पे? अरे y इज इक्वल टू एक्स डालो ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब क्या? आई कैप प्लस एक्स जे कैप। किसके साथ डॉट करेंगे इसको? dx क्या? आई कैप प्लस एक मिनट, एक काम करता हूं मैं, आप लोग को क्यों कंफ्यूज करना है, ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो अभी के लिए। मैं सेकंड इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई आई कैप कर दो, ठीक है? आप लोग खाली हो गए यहाँ पे, इतना बस, ये तो रहने ही दे, ये तो रहने ही दो, ठीक है? तो एक्स क्यूब आई कैप डॉट क्या होगा? dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो जे कैप का कुछ काम है क्या इसमें, बताओ? नहीं। तो पहले में क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0 to 1, तो एक्स क्यूब dx, राइट? तो क्या आएगा आंसर? एक्स टू पावर 4/4 और 1 डालेंगे तो 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 जूल। देखो एक्स स्क्वायर वाई ना, तो पहले क्या रखा? y इज इक्वल टू क्या डाला? पहले के इसमें y इज इक्वल टू क्या डालोगे? x, क्योंकि पहला क्या है? y इज इक्वल टू x, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 1/4 आया। अब वर्क डन अलोंग पार्ट 2 कितना है? अरे पार्ट 2 में y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहां पर एक बार डालोगे तो कितना हो जाएगा यहां पे? एक्स टू पावर 4 आई कैप डॉट dx आई कैप, तो एक्स टू पावर क्या? 5/5। तो वर्क डन अलोंग पाथ 2 में ये हो जाएगा एक्स टू पावर 4 आई कैप डॉट क्या? dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स टू पावर 5/5 और 1 वगैरह डालेंगे 0 to 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 जूल। तो क्या दोनों वर्क सेम है? तो इस वाले के ऐसा जब फोर्स है तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2। इसका मतलब ये वर्क क्या है? ये फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है? ये नॉन कंजर्वेटिव क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? अब एक अच्छा क्वेश्चन क्या आता है वो आपको समझेगा। मैं एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें दिमाग लगने वाला है। इसको जेई एडवांस का क्वेश्चन बोल देंगे अभी इसी के ऊपर। अब देखते हैं कि भाई कौन करता है, ठीक है? मुझे तो ये सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल 3, गाइस यहां पे थोड़ा सुनो। एग्जांपल, इसमें क्या किया? पहले क्या किया? ओके, लिखा नहीं है भाई। देखो एक्स स्क्वायर वाई आई कैप है,
इसमें कुछ नहीं डालना है आपको, आपको एक बार क्या डालना है, y इक्वल टू क्या डालना है, x, तो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे तो x स्क्वायर y dx इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? अरे x स्क्वायर y dx का इंटीग्रेशन कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल है? तो क्योंकि सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, y, तो उसके हिसाब से किया अपन ने। ठीक है, एग्जाम्पल 3, अब जो मेरा फोर्स है गाइस, फोर्स देखो सब लोग, गाइस सब लोग यहां पे देखो, अब ये जो फोर्स है ये दिया है, टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, ये फोर्स दिया है, ठीक है, गंदा सा फोर्स है। अब ये जो फोर्स है ये इसके वजह से बॉडी जो है ये जा रही है 0,0 से लेट्स से 2,2 पे, एग्जांपल। अगेन अलोंग कौन सा पाथ, y इज इक्वल टू क्या, x, और चलो 1,1 ही रख देते, सेम क्वेश्चन रख देते, ठीक है, 1,1 एंड y इज इक्वल टू क्या, x। दो पाथ से मैं लेके जा रहा हूं इसको, पाथ 1 एंड पाथ 2, इसमें आइडेंटिफाई वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब सब लोग सुनो, मैंने पाथ का मेंशन नहीं किया होता तो केस में भी एक क्वेश्चन आपको आंसर ढूंढ के निकालना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को, मैंने तो थोड़ा सा इजी बना के दिया क्योंकि ऐसा नहीं 1, 2 और तीसरा पाथ होता, चौथा, तो मुझे ऐसे 5-6 पाथ देने पड़ते। ऐसा हो सकता है कि 2 पाथ 3 पाथ में सेम वर्क हो, बट चौथे और पांचवें पाथ में तो आपको 4-5 और पाथ चेक करने पड़ेंगे, सिर्फ 2 पाथ से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक और तरीका है, मेरे को सिर्फ देखना है कि आप में से कितने लोग जिनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यहां पे लगा के उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पहले आप 4-5 मिनट आप सोचो, पहले डायरेक्टली ये डाल के देखो। पहले ये पाथ में y इक्वल टू क्या डालोगे, यहाँ पे x इंटीग्रेशन करो, ठीक है, y इक्वल x डालो, इंटीग्रेशन करो, देखो चेक करो कि वर्क डन क्या है, सेम है कि नहीं है। एंड देन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बट वो तरीका मुझे देखना है कि आप में से कोई है क्या कि जो डायरेक्टली उस तरीके के ऊपर पहुंचेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा इन शॉर्ट। बताओ एक मिनट, ये इसका मतलब आवाज नहीं होता है, हो गया गाइस। यहां पे देखो f इज इक्वल टू 2xy क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। क्या लगता है आपको, क्या है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? निकाला आपने? क्या आंसर आया? नहीं। अब यहां पे आप चीज देखोगे, यहां पे वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, f डॉट क्या, ds। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds में 2xy क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, डॉट किसके साथ हो गए, डॉट किसके साथ, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब यहां पे आप डॉट करोगे तो क्या आएगा, 2xy क्यूब क्या, dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन कहां से कहां पे है, हाँ 0,0 टू 1,1, 0,0 टू 1,1, ऐसा इंटीग्रेशन है ना। अब कभी कभी ना ऐसा जब टर्म आपको बड़ा सा दिखाई दे ना, थोड़ा चेक करने का, ठीक है। इसका एक इजी क्वेश्चन भी आएगा ऐसे, देखो ऐसा कभी एक इजी क्वेश्चन आया कभी कि y आई कैप प्लस x जे कैप, ऐसा एक इजी क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, बोला है कि भाई ये बताओ कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव है, तो क्या आएगा सेम यहां पे एफ डॉट डीएक्स में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट क्या डीएक्स आई कैप, तो डीएक्स वाई प्लस क्या एक्स डी वाई, मतलब इसमें भी वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स करके क्या होगा, अरे डॉट डीएक्स आई कैप करो ना, तो क्या वाई डीएक्स प्लस क्या एक्स डी वाई, ऐसा है ना जे जे आई डॉट आई करके। अब ये भी जो इंटीग्रेशन है ना, इसका भी एक डायरेक्ट तरीका है। पहले मुझे तो इसका तरीका क्या है, ये सपोज क्वेश्चन आता, ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है फोर्स, क्या होता कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कैसे बदलता, तो ये है ना। अब ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, यहां पे देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, उसको अच्छे से देखना आप। अपने यूवी रूल पता है, यूवी रूल, यूवी रूल क्या होता था जब मैं यू डॉट वी रूल क्या होता था, पहले क्या डेरिवेटिव ऑफ क्या यू, फिर वी वैसा का वैसा, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या वी यू वैसा का वैसा, तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी रूल ऐसा लिखते थे ना हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या होगा, नीचे कुछ नहीं लिख रहे, डी ऑफ नथिंग ना, तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या है, यू का डेरिवेटिव क्या डी यू इंटू वी प्लस डी वी इंटू, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या एक्स डी एक्स वाई वैसा का, और फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स वैसा का, क्या दिख गया यहां पे वाई डी एक्स प्लस दिस इज नथिंग बट वॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी ऑफ क्या, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज वॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई, तो इसका आंसर क्या है, तो ऐसा इंटीग्रेशन सीधा एक्स वाई है, और लिमिट्स जो भी अब डालना है 0,0 to 1,1, तो मुझे तो ऐसे इसमें ये जो लिमिट डायरेक्टली आउट जो आया, यहां पे कोई भी पाथ का मेंशन था क्या, तो ये फोर्स क्या बन गया कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि डायरेक्टली इसका जो ऐसा लिखेंगे तो डायरेक्ट सीधा डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स वाई है। सपोज ऐसे आता हो इंटीग्रेशन में ही ऐसा सीधा हो, तो डायरेक्टली वो क्या बन जाता है, ये अच्छे क्वेश्चन है जेईई मेन अपर लेवल, बराबर, क्योंकि इसमें क्या लगता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ये चीज, कौन सा चीज लगा है यहाँ पे, ये अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं था ना ऐसे। डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होता है डी एक्स वाई वैसा का वैसा प्लस डी वाई एक्स वैसा का, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज दिस। अब आप इसको देखोगे अच्छे से, इसको अच्छे से देखोगे, क्या ये किसी का डेरिवेटिव है, चेक करो। अब यहां पे देखो ना, आपको दिख रहा है 2x dx, और यहां पे क्या लिख रहा है 3y स्क्वायर dy, मतलब एक चीज दिख रही है आपको क्या x स्क्वायर y क्यूब, सपोज होता इसका यूवी रूल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y क्यूब क्या होता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x dx, 2x dx y क्यूब वैसा का वैसा, तो 2x dx y क्यूब वैसा का वैसा, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता 3y स्क्वायर dy, x स्क्वायर वैसा का, तो x स्क्वायर वैसा का वैसा 3 क्या y स्क्वायर dy, चेक करो यहां पे क्या है 2x y क्यूब dx, और ये क्या है 3x स्क्वायर y स्क्वायर dy, मतलब ये कंप्लीट डेरिवेटिव किसका है, ये इसको पूरे का पूरा को क्या लिख सकते हैं हम, डी ऑफ क्या x स्क्वायर y क्यूब 0,0 टू क्या, अब डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहां पे लिमिट्स कहां से कहां पे 0,0 टू क्या, बस डायरेक्ट आंसर डालोगे तो आंसर क्या आएगा इसमें, अभी तो 1,1 है, तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब, आंसर क्या आएगा 1। पर मुझे बताओ, ये इधर से ये सोचना, थोड़ा दिमाग तो लगेगा ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं।